फर्स्ट क्लास नहीं है बेटा? अंजलि सोनी ना, अंजलि सोनी, हाँ जी लास्ट क्लास में थे आप बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है आप लास्ट क्लास में थे। यस 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 ना, आई गॉट द नेम्स राइट। मैं पहचान जाऊंगी धीरे धीरे आपको, और मैं धीरे धीरे ये भी पता लगा लूंगी कि कौन बच्चा वहां पे सो रहा है फोन ऑन करके, कौन बच्चा फोन ऑन करके भाग गया है, और कौन बच्चा है जो सीरियसली पढ़ रहा है। मेरी क्लास का रूल नंबर 1 क्या है, मैंने फर्स्ट डे पे क्लियर कर दिया था। रूल नंबर 1 क्या है मेरी क्लास का, कि अगर मैं आपका नाम लेती हूँ तो आपको रेस्पॉन्ड जरूर करना है। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं जो पूछ रही हूँ आपको उसका आंसर देना ही है, आपको वो आना ही चाहिए, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे हो, इंसान हो, दिमाग है, भूल जाते हैं, ठीक है, बहुत बार चीज समझ नहीं आती, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा याद करेंगे, दोबारा समझेंगे। परेशानी वहां है जहां मैम नाम ले रही है और हम रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, ठीक है ना, उस चीज से मुझे थोड़ी सी दिक्कत है बस। वो आप मेरा दिल नहीं दुखाएंगे, देन उसके बाद तो हम दोस्ती बन जाने हैं, उसमें फिर कुछ नहीं रह जाना, ठीक है। टीचिंग भी होगी और फ्रेंडशिप भी होगी, दोनों चलेगा। चलें, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट शुरू करें। आज की क्लास के लिए सब जोरों शोरों से तैयार होकर अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, ध्यान पूरा स्क्रीन पे, हाथ में नोटबुक और पेन हमेशा होना चाहिए, और पास में होनी चाहिए बाइबल, भगवत गीता, आपका ग्रंथ। कौन है वो? एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी होनी चाहिए। चलें, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट समझते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है बेटा? वो मेटाबोलाइट जो कि प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो मेटाबोलाइट जो कि प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है? प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जो लाइफ सस्टेनिंग में हेल्पफुल होती हैं। लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस होती हैं। लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस मतलब जो जिंदा रखने के लिए जरूरी है। अब ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो जिंदा रखने के लिए जरूरी है? ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो जिंदा रखने के लिए जरूरी है? देख लेते हैं सेकंड। या जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे कि डाइजेशन, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। तो ये सब क्या है? ये सब लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस। इन प्रोसेस में जो मेटाबोलाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या है बेटा? वो है प्राइमरी मेटाबोलाइट। वो क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि ग्लूकोज। अब ग्लूकोज है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का फाइनली क्या होता है? ग्लूकोज फाइनली CO2 में बदल जाता है, ठीक है, ग्लूकोज फाइनली CO2 में बदल जाता है। लेकिन अब इस प्रोसेस के दौरान, इस प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान बहुत सारे हमें बाई प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो हमने बनाने नहीं चाहे थे। बनाना तो हमने, हमारा मकसद तो ग्लूकोज को तोड़ना था, बस CO2 में बदलना ग्लूकोज को। लेकिन इस प्रोसेस के होते टाइम हमें बहुत सारे बाई प्रोडक्ट मिले, उन्हें हमने क्या बोला? उन्हें हमने बोला सेकेंडरी मेटाबोलाइट। उन्हें हमने क्या बोला बेटा? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या हो गए? सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो हो गए, यहाँ पे लिखो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो हो गए जो कि प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस में, प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस में हमें एज अ बाई प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हमें एज अ बाई प्रोडक्ट मिल रहे हैं। वो क्या है बेटा? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। एग्जाम्पल कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट के कुछ एग्जाम्पल जैसे कि देखो आपको यहाँ दिखाया गया एंटीबायोटिक्स। अच्छा एक और पॉइंट, एग्जाम्पल से पहले एक और पॉइंट लिखेंगे हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट में। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एक कमर्शियल वैल्यू होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एक कमर्शियल वैल्यू होता है। कैसे? यहां समझो, देखो नीता आपको आज बेटा कोई दिक्कत हो रही है ना, बार बार आपको आना जाना पड़ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है आपके एंड पे। देखो जैसे कि एग्जाम्पल क्या है ये? एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल। एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन का नाम सुना है आपने? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है। कौन बनाता है बेटा? पेनिसिलियम नाम की फंजाई। पढ़ा है ना हमने फंगस में पेनिसिलियम। कोई मेरे को बच्चा जो बताए उसको मैं यहाँ से एक वर्चुअल चॉकलेट दूं कि मेरे को कोई ये बता दे पेनिसिलियम फंजाई की कौन सी क्लास में था। ऐसा नहीं करना हमें कि बायोमोलिक्यूल पर आ गए तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सफा चट, ना 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 ना। बायो को लिंक करते हुए पढ़ना है, बायो को हमेशा साथ साथ पिछले और आगे वाले चैप्टर को जोड़ते हुए पढ़ना है, याद रखना है। नीट में सबसे बड़ा सिलेबस बायो का ही है, और वहां पे चैलेंज क्या है? यही है कि इतनी बायो याद रखनी है। वो कैसे याद रहेगी? जब जब आगे का चैप्टर पढ़ रहे हो तो पीछे का भी दिमाग में रहना चाहिए, लिंक करते हुए पढ़ना है। मैं आपको सिखाऊंगी पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। पढ़ने का भी एक तरीका होता है। कोई कोई बच्चा 12 घंटे पढ़ रहा है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, कोई बच्चा 6 घंटे पढ़ रहा है फिर भी सिलेक्शन ले रहा है। तरीका,
बताओ मेरे को, पेनिसिलियम कौन सी क्लास में आती है फंजाई की? फटाफट कोई बच्चे बताए जल्दी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कौन बता रहा है, कौन इनिशिएटिव लिया है? अरे अभी इतना टाइम नहीं है, फिर अपनी क्लास लेट हो जाएगी, फटाफट बताओ। हाँ जी आर्चर सागर, क्या बोल रहे हो आप? मैम यूग्लिना। यूग्लिना? अरे भाई साहब हार्ट फेल मत करो मेरा यहाँ पे। यूग्लिना मैं क्या पूछ रही हूँ बेटा, फंजाई की क्लास पूछ रही हूँ। अरे भाई साहब, oomaicites, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटीरियो, या वेरी गुड बाबा, क्या बोलो दोबारा बोलो। यूटीरियोमाइसिटीज। अरे ना 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 ना, पेनिसिलियम नॉट ड्यूटीरियो। वेरी गुड दशरथ लाल, वेरी नाइस वेरी नाइस। एस्कोमाइसिटीज, ऐसे जिन बच्चों ने कोशिश करी उनके लिए गुड, जिन्होंने सही जवाब दिया उनके लिए वेरी गुड, जिन्होंने दोनों में से कुछ नहीं किया उनके लिए कुछ भी नहीं, 0। ठीक है बेटा, याद रखनी है ऐसे चीजें। पेनिसिलिन देख लिया तो पीछे का दिमाग में चलाओ, यार मैंने पेनिसिलिन कहाँ पढ़ा था, पेनिसिलिन कहाँ पढ़ा था, ऐसे ऐसे पढ़ना है बायो को। तो क्या क्या बता रही थी मैं कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलियम से मिली है। ठीक है, अब पेनिसिलियम अपनी कोई लाइफ के लिए जो जरूरी उसकी कोई प्रोसेस थी, कोई उसकी प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस थी, वो कर रही थी पेनिसिलियम, उसमें एज अ बाई प्रोडक्ट पेनिसिलिन बन गया। उसके कोई काम का नहीं, फंगस के कोई काम का नहीं पेनिसिलिन, लेकिन हमारे तो काम का निकला, हमने पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो पेनिसिलिन का क्या है, एक कमर्शियल वैल्यू है। ऐसे ही एंटीबायोटिक सारी उनका सबका क्या है, एक कमर्शियल वैल्यू है। तो वो सब क्या है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एक कमर्शियल वैल्यू होता है। जिस ऑर्गेनिज्म में वो बन रहा है उस ऑर्गेनिज्म में उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन मार्केट में उसका यूज है। और बन कैसे रहे हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी मेटाबॉलिक रिएक्शन में एज अ बाई प्रोडक्ट, या फिर बीच बीच में कहीं यूज हो गई इंटरमीडिएट के तौर पे। और अगर प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस में कोई मेटाबोलाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट। जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो वो प्राइमरी मेटाबोलाइट। इतनी बात समझ में आई? क्या होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट? हाँ जी, क्लियर है? क्लियर तो थम्स अप कर दीजिए, फिर हम आगे चल रहे हैं। बायो मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं क्लियर है, बस बाबा जी को क्लियर हुआ है। बेटा आपका नाम बाबा कपूर ही है कि कुछ और नाम है आपका? नाम बताना अपना बेटा एक बार, आई विल रिमेम्बर आफ्टर दिस। अरे अरे मिस हो गया मुझे, मिशकांत, क्या नाम बताया आपने? मिशकात है ना, सही प्रोनाउंस कर रही हूँ मैं, मिशकात? चलो ठीक है, अगर गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ और ठीक है सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, ओके। प्राइमरी एक बार और बता दो, फिर बेटा मैं क्लास के एंड में बताऊंगी। आप एक बार के लिए 1 मिनट और रुक जाना मुकेश कुमार, ठीक है ना? आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। अभी हम आगे चलेंगे, अभी हम चलेंगे प्रोटीन्स पे, ठीक है? बायो मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल हम क्लास के फर्स्ट जो हमने लिया था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है। अच्छा एक बात आप हमेशा याद रखना कि बायो मॉलिक्यूल के जो चैप्टर है ना, बायो मॉलिक्यूल के जो चैप्टर हम पढ़ रहे हो, ये कुछ नहीं है, माला और मोतियों का चैप्टर है। माला और मोतियों का चैप्टर है, मतलब इसमें हम माला पढ़ते हैं और हम मोती पढ़ते हैं। इसमें हम माला पढ़ते हैं और हम क्या पढ़ते हैं, मोती पढ़ते हैं। तो देखो अभी तक हम कितने मोती पढ़ चुके, हम अमीनो एसिड पढ़ चुके, और कौन सा मोती पढ़ चुके हम फटाफट बता देंगे कोई भी, मेधा, दशरथ लाल, मिशकात, एनीवन एनीवन फटाफट। अरे भाई बोलो, कौन कौन से मोती हमने पढ़ लिए? मैंने बताया था आपको, मोतियों से मिलके माला बनती है। कौन से मोती और पढ़े हमने? अरे यार ऐसा बातें ना करो, न्यूक्लियोटाइड हमने नहीं पढ़ लिया? एसिड, ग्लिसरॉल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड। फैटी एसिड्स हमने पढ़े, ग्लिसरॉल हमने पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड हमने पढ़ा, ठीक है? अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें इनसे बनने वाली माला पढ़नी है, यानी कि प्रोटीन्स, यानी कि हमें न्यूक्लिक एसिड पढ़ने हैं, ठीक है? अच्छा लिपिड हम पढ़ चुके ही हैं, लिपिड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इससे बनने वाला। एक जो और हमें पढ़ना है वो क्या है, शुगर से जो बनता है, दैट इज पॉलीसेकेराइड, दैट इज पॉलीसेकेराइड। इसमें हमें शुगर भी पढ़ना है और पॉलीसेकेराइड भी पढ़ना है, इसमें हमारे दोनों रह रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ हमारे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड रह रहे हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं प्रोटीन कैसा होता है, क्या होता है, प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो चलो आ जाओ यहाँ पे, प्रोटीन क्या है? सबको पता है प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बना है, सबको पता है ना? दूसरी बात, ये किस किस को पता है कि प्रोटीन एक हेटेरोपॉलीमर है? ये किस किस को पता है, एक बार मेरे को हैंड रेज करके बता दो। ठीक है,
दशरथ लाल ने करा है हैंड रेज, और किन बच्चों ने करा है? एक बार पॉलीमर को आप एक बार डिफाइन कर दीजिए। पोली माने मैनी होता है और मर माने मोती होता है। जो कई मोतियों से बना हो वो पॉलीमर। कई मोतियों से, जैसे कई अमाइनो एसिड से जो बना है वो, कई शुगर से मिलके जो बना है वो, कई न्यूक्लियोटाइड से मिलके जो बना है वो, उन सब क्या है, ये सब क्या है, पॉलीमर। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? अभी हम पढ़ रहे हैं कि प्रोटीन क्या है, एक हिट्रोपॉलीमर है। प्रोटीन क्या है बेटा? एक, सिर्फ दशरथ लाल ने हैंड उठाया है, सिर्फ उनको पता है हिट्रोपॉलीमर क्या है। बाकी के बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? बाकी के बच्चे, बाबा कपूर ने हाथ उठाया, भाई जिनने हाथ नहीं उठाया ना उनके हाथ ऊपर करके खड़ा करवा दूंगी मैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था हिट्रो का मतलब क्या होता है। ऐसी बातें नहीं करनी है आपको, मैं नहीं बता रही हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे, चाहे थोड़ी देर बाद बताएं हेट्रोपॉलीमर क्यों बोल रहे हैं प्रोटीन को। इसमें आपको एक चीज और याद करनी है प्रोटीन के अंदर, वो क्या याद करनी है आपको, कि प्रोटीन, अगर आप इस अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, इस अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल हैं, अगर आप उनमें अमाउंट ऑफ प्रोटीन चेक करोगे ना, तो सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन कोलाजन होगा। ये आपको लर्न होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है कि एनिमल वर्ल्ड जो है पूरी धरती पे, जितना भी एनिमल वर्ल्ड है इंक्लूडिंग ह्यूमन, जब आप प्रोटीन की मात्रा चेक करोगे तो सबसे अबंडेंट प्रोटीन कोलाजन मिलेगा। लेकिन अगर आप पूरे बायोस्फीयर, यानी कि नॉट ओनली एनिमल, पूरे बायोस्फीयर इंक्लूडिंग प्लांट, इंक्लूडिंग अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर आप अमाउंट ऑफ प्रोटीन चेक करोगे तो आपको कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलेगा? रूबिस्को। अब यहां से दो बातें होती हैं कि ये जो रूबिस्को है, ये जो रूबिस्को है, ये तो पता लग गया कि ये एक प्रोटीन है, ठीक है। ये जो बच्चे बीच में छोड़ के जा रहे हैं ना, इन पे खास नजर है मेरी। रूबिस्को क्या है? एक प्रोटीन है। किस में यूज होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही कोलाजन भी क्या है? एक प्रोटीन है। और किस में यूज होता है कोलाजन? एनिमल में, एनिमल टिश्यू में पढ़ा हमने कोलाजन, एनिमल टिश्यू में पढ़ा है ना हमने? यस मैम। हाँ ना तो बोलो। एक ही बच्चा हाँ बोलता है, बाकी के बच्चे कहाँ जाते हैं सारे के सारे? ये ग्राउंड मैटर बनाता है टिश्यू के अंदर, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फर्स्ट टर्म एकदम सफाचट कर गए क्या? नीट में सेकंड टर्म नहीं आएगा खाली, वहां फर्स्ट टर्म भी आएगा। रिवाइज करते चलो। कोलाजन पता है, पहले पढ़ लिया, तो जब यहाँ पे कोलाजन देखा तो दिमाग में पीछे का चलना चाहिए कि वहां कोलाजन के बारे में क्या पढ़ा था हमने। एनिमल टिश्यू में होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ग्राउंड सब्सटेंस के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। तो कोलाजन और रूबिस्को की बात आपको क्लियर हुई। और हिट्रोपॉलीमर आप लोगों ने नहीं बताया, आप लोग निर्दयी हो, आप लोग मैम को दुख पहुंचा रहे हो। डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स। हाँ जी बेटा, हाँ जी मिष्कान, हम डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स को कहते हैं ना हाँ जी, हेट्रोपॉलीमर। वेरी गुड मिष्कान। सबको जोर से बताओ आप, सबको जोर से मैम बताओ, सब बच्चे सुनो। हेटेरोपॉलीमर्स वो होते हैं जो डिफरेंट मोनोमर यूनिट से बनते हैं। सब बच्चे क्लैपिंग करेंगे मिष्कात के लिए एक बार। वेरी गुड मिष्कात, वेरी नाइस। समझ में आ गया सब बच्चों को क्या होते हैं हिट्रोपॉलीमर? कि मिष्कात दोबारा बताएं, सब बच्चे समझ गए? यस मैम। आवाज ढंग से नहीं आई। आवाज ढंग से नहीं आई मिष्कात, एक बार और आप बता दो, एक बार और बता दो बस जल्दी से इन बच्चों को। हेटेरोपॉलीमर वो होते हैं जो डिफरेंट मोनोमर यूनिट से बनते हैं। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब आ गया समझ में ऑल बच्चों सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, ठीक है। ऐसे जो बच्चा इनिशिएटिव लेगा उसके लिए स्पेशल क्लैप्स हुआ करेंगे। देखते हैं हमारी क्लास में कितने बच्चे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है बेटा, नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्या? प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है? प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर चार तरीके का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। चार तरीके का प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है ये चार तरीके का स्ट्रक्चर, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हम किसको देखेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर को। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है? सब बच्चे ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चलेगा टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चलेगा। जो खाली स्लाइड्स देख लेगा उसे नहीं समझ में आएगा। सोचोगे कि स्लाइड देख के काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें जो मैं बोलूंगी वो सब कुछ लिख नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो अब मैंने देख लिया कौन कौन बच्चे क्लास में है, अब मेरी सब पे निगाह है। आपकी प्यूपिल एकदम बड़ा हो जाना चाहिए, स्क्रीन पे आपकी एकदम अटेंशन होनी चाहिए, ध्यान से समझेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर को। सबको पता है प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है, मैं बहुत अच्छा समझाऊंगी, एक बार में समझ लेना है, ध्यान से देखना है। सबको पता है प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है,
ठीक है। अमीनो एसिड कैसा दिखता है, अमीनो एसिड कैसा दिखता है, अमीनो एसिड कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये दूसरा अमीनो एसिड लिया, मान लो मैं क्या कर रही हूँ, अमीनो एसिड को जोड़ रही हूँ, तो मैंने कई सारे अमीनो एसिड ले लिए, ये एक ले लिया अमीनो एसिड, ये दूसरा ले लिया, ये मान लो तीसरा अमीनो एसिड ले लिया, ऐसे अमीनो एसिड ले लिए मैंने कई सारे। ठीक है, ले सकती हूँ ना मैं, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है, ले सकती हूँ ना, कोई पाबंदी तो नहीं है मेरे ऊपर, अमीनो एसिड में कितने ही ले लूं, कितने ही ले लूं, कितनी लंबी चेन बना लूं। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इन अमीनो एसिड को जोड़ना है। जोड़ने की इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और किस टाइप का पॉलीमराइजेशन इनमें होता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन सबको पता है क्या होता है, कभी मम्मी ने कहा है आपको कि लूज मोशन हो गया तो बेटा तेरे को डिहाइड्रेशन हो गया, चल तू ओआरएस पी ले। हाँ जी, सुना होगा जिंदगी में कभी ना कभी तो। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ, बिल्कुल वाटर का लॉस। वेरी नाइस, किसने बोला, वेरी नाइस। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, वाटर का लॉस हुआ। देखो यहाँ क्या हुआ, वाटर का लॉस। अगर वाटर का लॉस हो जाएगा तो स्ट्रक्चर आप सोचो कैसी दिखेगी। अगर वाटर का लॉस हो जाएगा तो आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मैं कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाली हूँ, इनको कैसे जोड़ूंगी मैं। आप बताओ, सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना कि मैं जो बना रही हूँ क्या मैं वो सही बनाती जा रही हूँ या मेरा दिमाग चकरा गया है और मैं कुछ भी अनाप शनाप लिख रही हूँ। एक बार आप जरा स्क्रीन पे ध्यान से देख के मुझे बताइए, क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये मैं कैसे बना दिया है, क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैंने ये कैसे बना दिया है। यस मैम। जस्ट अ सेकेंड, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या किसी को, जस्ट अ सेकेंड, अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो 1 मिनट देना आप। हाँ जी, समझ पा रहे हैं कि मैंने ये स्ट्रक्चर कैसे बना दिया, क्लियर। yes, ठीक है, ठीक है, जो समझ पा रहे हैं बहुत बड़े, जो नहीं समझ पा रहे एक बार देखेंगे, एक बार यहाँ पे देखेंगे। आज कुछ बच्चे आ रहे जा रहे हैं, मेरे को लग रहा है नेटवर्क इशू हो रहा है। ठीक है, कई बच्चे उड़ गए हैं, जो बच्चे उड़ गए उनके नाम है मेरे पास, कोई बात नहीं, क्यों उड़ गए मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतना इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक चल रहा है। बेटा देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन, तो H2O निकल गया, तो क्या बचा, एक C एक O, और इधर से क्या बचा, इधर से बचा एक H और एक N। ठीक है, एक CO एक H एक N, ये जो बॉन्ड बनी, ये जो नई नई बॉन्ड आपको दिख रही है, जो नई नई दोस्ती हुई दो अमीनो एसिड के बीच में, इसे क्या बोला बेटा, इसे क्या बोला बेटा, सब बच्चे एक लाइन में बोलेंगे, क्या बोला इसे, पेप्टाइड बॉन्ड। वेरी गुड मिशकार, अंजलि, इसे बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। मेधा आज आप बहुत शांत है, क्या बात हो गई, आज आप जवाब नहीं आ रहा है आपकी तरफ से, कुछ सुनाई नहीं दिया अभी तक, आपकी वाणी जो है मेरे कानों में आई नहीं अभी तक। ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। कहीं आप सो तो नहीं गई हैं या फिर आप क्लास छोड़ के भाग गई हो मेधा। ठीक है बेटा, ये क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। एक बात और देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, आप सोचो मैं कितने ही अमीनो एसिड जोड़ दूं, मेरे को लास्ट में हमेशा क्या मिलेगा, लास्ट में हमेशा मेरे को क्या मिलेगा, COOH ग्रुप, और शुरू में हमेशा मेरे को क्या मिलेगा, NH2 ग्रुप। इसलिए इस प्रोटीन की चेन के इस वाले टर्मिनल को, लेफ्ट हैंड वाले टर्मिनल को एन टर्मिनल बोलते हैं बेटा, और राइट हैंड वाले टर्मिनल को क्या बोलते हैं, C टर्मिनल। राइट हैंड वाले टर्मिनल को क्या बोलते हैं बेटा, C टर्मिनल। नीता जी का भी आज कोई नेटवर्क इशू हो गया है, देखिए वो बार बार ज्वाइन कर रही थी पर कंप्लीटली लेफ्ट हो गया उनका। ठीक है, तो जिन बच्चों को क्या दिक्कत है वो कृपया करके बताएं कि उनका कोचिंग क्लास इस टाइम होता है, क्या होता है बेटा, क्योंकि ये मैं बातें इसलिए बोल रही हूँ। देखो एक सीरियस नोट पे बात ये है, अगर आप रेगुलर नहीं होंगे, डिसिप्लिन से क्लास नहीं लोगे, तो आपका नुकसान दो तरीके से है, पढ़ाई में और नीट के सिलेक्शन में है, प्लस क्लास में जो आपका बिहेवियर नोट डाउन हो रहा है, जो सारी चीजें एक चार्ट बन रहा है, जो आपका रिपोर्ट तैयार हो रहा है, वहां पे भी आपकी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें क्या हो रही है, नोट डाउन हो रही है, कौन बच्चा कितना डिसिप्लिन है। अभी तो शुरुआत चल रही है, धीरे धीरे मेरे को एकदम दिमाग में नाम रट जाएंगे कि कौन बच्चा मेरी क्लास में कितना सिंसियरिटी से सुनता है, कौन बच्चा सिर्फ मोबाइल ऑन करके बैठता है। सिर्फ मोबाइल ऑन करके बैठना है तो क्लास मत लो, क्लास में अगर आ गए तो क्लास की तरह क्लास लो, जैसे क्लास आप किसी कोचिंग या ट्यूशन में ऑफलाइन लेते हो। रेड बटन देखने का मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन क्लास है तो झट देनी दबाया और बाहर निकल गए। यहाँ पे भी जाने से पहले आपको पूछना है, ऐसा कतई मत सोचना, बिल्कुल मत सोचना कि आप रेड बटन दबा के एग्जिट मार जाते हो, टीचर को कुछ नहीं पता। वी हैव डाटा स्टूडियो, वी हैव अटेंडेंस शीट, वी हैव एवरीथिंग, सो वी आर ट्रैकिंग यू। व्हाई वी आर ट्रैकिंग यू बेटा, टू नो कि हमारे पास कौन सा बच्चा कितनी कैपेसिटी वाला है, कौन कितना पढ़ने में इंटरेस्टेड है, ताकि उतना काम उस पर किया जाए, डिजर्विंग बच्चे को सब कुछ दिया जाए। ठीक है,
तो आपको दिल लगा के पढ़ना है, बस यही चाहिए आपसे, और कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ क्या मांगा है, दिल लगा के पढ़ना है, अच्छे से क्लास लेनी है और फिर घर पे पढ़ना है। अभी बताएंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। सबको क्लियर हुआ तो एक बार थम्स अप कर देंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर ठीक है, ठीक है। मुकेश हैंड रेज कर रहे हो बेटा, थम्स अप भी कर सकते हो आप लोग। ओके ओके, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम किस पे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे। किस पे चले बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा हो गया, नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा दशरथ, एवरीवन ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, अगर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है तो जब ये फोल्ड हो गया तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है। अब फोल्ड क्यों हुआ, पहली बात तो फोल्ड दो तरीकों से होता है। हाँ जी पूछिए मैम। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ यही है कि राइट वाला एंड टर्मिनल और लास्ट वाला सी टर्मिनल? हाँ जी यही है, राइट वाला एन टर्मिनल, लास्ट वाला सी टर्मिनल। अमीनो एसिड सीधी स्ट्रेट चेन में जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है वो इंपॉर्टेंट है। एक और बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जा सकती है, वो क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है ना, वो हमें सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बताता है। क्या बताता है हमें, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो कोई आपसे पूछ ले, मान लो मैं आपको कह दूं कि मैंने आपको एक प्रोटीन दे दिया और मैं आपको कह दूं मुझे बताओ नंबर 1 पे कौन सा अमीनो एसिड है और नंबर 5 पे कौन सा अमीनो एसिड है, तो आप मेरे से कौन सी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन मांगोगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर वाला, क्योंकि ये एक स्ट्रेट चेन है तो आप बता पाओगे कि पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है। सेकेंडरी टर्शरी में आप नहीं बता पाओगे पहले नंबर पे कौन सा प्रोटीन है, दूसरे नंबर पे कौन सा प्रोटीन है। क्यों नहीं बता पाओगे, यहां देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्राइमरी प्रोटीन फोल्ड हो जाता है। फोल्ड होने के दो तरीके हैं, एक तो है हेलिकल तरीके में, मतलब ऐसे ऐसे फोल्ड हो, इसे बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसे भी फोल्ड हो सकता है शीट के तौर पे, मतलब कि इधर से फोल्डिंग हुई, फिर दूसरा फोल्ड, फिर तीसरा फोल्ड, मतलब प्लेट्स की तरह शीट बन गई, 1 2 फिर 3, ऐसे समझ रहे हो, प्लेट्स की तरह इस तरीके से शीट बनती गई। ठीक है ना, इस तरीके से शीट बनती गई प्लेट्स की तरह। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्लेट्स की तरह शीट बनती गई, इसे क्या बोला, बीटा प्लेटेड शीट। ये क्या है, ये दोनों ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। कब बनी है ये, जब प्राइमरी स्ट्रक्चर ने फोल्डिंग करी। किसकी प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ये हम सब कुछ, ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना मेरे को, प्रोटीन पढ़ रहे हैं हम ये सारा। अच्छा अब ये फोल्डिंग क्यों हुई प्राइमरी स्ट्रक्चर में, दो कारण थे। सोचो हमारी बॉडी में कितना सारा प्रोटीन है, अगर सारा का सारा प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता तो कितने लंबे लंबे धागे मिलते हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन के, तो वो कितना स्पेस लेते, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, एक लंबा लंबा थ्रेड कितना स्पेस लेता। अब हमने क्या किया, उस थ्रेड को फोल्ड कर दिया, तो इससे दो फायदे हुए, एक तो ये कि स्पेस जो है वो कम हो गया, उसका जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो स्पेस कम हो गया। दूसरा क्या है, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है तो प्रोटीन को नए नए फंक्शंस मिलते हैं। प्रोटीन को क्या मिलते हैं बेटा, नए नए फंक्शंस। कि नए नए फंक्शन प्रोटीन को क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन के अंदर नई नई बॉन्ड्स बन रही हैं। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर से जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है तो कुछ नई बॉन्ड बनती हैं, उन नई बॉन्ड बनने की वजह से प्रोटीन को नए नए फंक्शन मिलते हैं। हमारी बॉडी में प्रोटीन बहुत सारे फंक्शन कर रहे हैं, वो फंक्शन उन्हें इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उनमें वो पर्टिकुलर बॉन्डिंग्स होती हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि नए बॉन्ड बनते कैसे हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड आपने देखा था, फटाफट बता दो मुझे, कौन सा बॉन्ड देखा था आपने, कौन बताएगा, लीनियर बॉन्ड। वेरी गुड अंजलि, कौन सा, लीनियर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बोलो ना, लीनियर बॉन्ड से क्या, लीनियर बॉन्ड तो बहुत सारे होते हैं, लीनियर माने तो सीधा होता है, लीनियर माने तो सीधा होता है, सीधे से मैं क्या समझूं। ठीक है ना मैम, एक सीधी चेन तो बन रही है ना, सीधी चेन बनी है, बॉन्ड का नाम पूछ रही हूँ मैं, बॉन्ड का नाम क्या है। ओके मैम, हाँ जी, बॉन्ड का क्या नाम है बताइए, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे नई बॉन्ड बन रही है, वो कैसे बन रही है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप, आप सोचो कैसे थे, कुछ ऐसे थे ना कि एक का मुंह इधर और एक का मुंह इधर, दोनों ऐसे दुश्मन बन के एक दूसरे से उल्टा मुंह करके खड़े हुए थे। लेकिन जब इनमें फोल्डिंग हुई तो क्या हुआ, कुछ जगह पे अमीनो एसिड के COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप थोड़े से करीब आ गए। जब करीब आए तो उनके बीच में दोस्ती होने के चांस बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, दोस्ती यानी कि बॉन्डिंग। देखो जब जब फोल्डिंग के कारण इनके बीच में डिस्टेंस कम हुआ, ये पास आए, तो हुआ क्या, हुआ ये कि इनके बीच में
बॉन्डिंग हो गई। कौन सी बॉन्डिंग हुई इनके बीच में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैम ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो गई? ये बात मैम की जगह अगर बच्चे बताएं तो मैम का दिल खुश हो जाए। क्यों पूछ रही है मैम बच्चों से? क्योंकि बच्चों ने फर्स्ट टर्म में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, पढ़ा है केमिस्ट्री में। यस मैम, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव बिल्कुल, वेरी वेरी गुड सागर, वेरी गुड सागर। वाटर, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा होगा आपने वाटर के मॉलिक्यूल्स में। ये एक O होता है, ये H होता है, ठीक है। फिर इस H के साथ दूसरे वाले वाटर के O का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए। या हमारे पास दोनों चीजें मौजूद हैं। तो जब ये COH और NH2 पास आते हैं तो इनके बीच में कौन सी बॉन्ड बन जाती है मेरे बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नई बॉन्डिंग से इस प्रोटीन में नए फंक्शन बनते हैं। ये प्रोटीन और नए नए काम करने लगता है। इतनी बात समझ में आई? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई। तो टर्शरी स्ट्रक्चर एक बार देखेंगे, क्योंकि टर्शरी स्ट्रक्चर इसी से लिंक्ड है। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ है? टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ है? फोल्डिंग और ज्यादा हो गई है। अरे ये क्या यार, येलो कलर कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ बेटा? टर्शरी स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा हो गया, लाइक अ बॉल ऑफ वूल, ऊन के गोले के जैसा स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर पे बनने से क्या हो रहा है? ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इधर और नई नई बॉन्ड्स बन रही हैं, और नई नई बॉन्ड्स मतलब और नए नए फंक्शंस, और नए नए फंक्शंस। अब मैडम और नई बॉन्ड कहां से बन गई इसके अंदर? देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर ये R ग्रुप था। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या था? प्राइमरी स्ट्रक्चर में 2 अमीनो एसिड के जो R ग्रुप थे वो भी एक दूसरे से कितनी दूर दूर थे? देखो, एक मिनट, ये यहां से प्राइमरी अमीनो एसिड, प्राइमरी जो प्रोटीन था उसमें जो R ग्रुप थे बेटा, वो देखो दूर दूर थे कि नहीं थे? दूर दूर थे ना? दूर दूर थे मैम। यस मैम। हाँ जी, हाँ जी मेधा वो पूछिए। हमने क्लास लीव नहीं करी, हमारे फोन में बैटरी नहीं थी ना, तो हमने दूसरे फोन से क्लास ज्वाइन कर ली है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। ये होता है जहां चाहा है वहां रहा है। पढ़ने का मन था तो बैटरी नहीं थी तो दूसरे फोन से ज्वाइन कर लिया, वेरी नाइस। ये क्या है? देखो 2 अमीनो एसिड के R ग्रुप हैं, दोनों दूर दूर हैं। फोल्डिंग जब हुई टर्शरी प्रोटीन में, जब फोल्डिंग हुई तो हुआ क्या? कुछ जगह पे क्या हुआ बेटा? कुछ जगह पे ये R ग्रुप पास आ गए, कुछ जगह पे ये R ग्रुप पास आ गए। जब ये पास आ गए तो इनके बीच में कौन सी बॉन्ड बनी? इनके बीच में कौन सी बॉन्ड बनी बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनेगी ना R ग्रुप के बीच में। कौन सा इंटरेक्शन हुआ इनमें? वेंडरवॉल, पढ़ा है? यस मैम। इन R ग्रुप के बीच में कौन सा इंटरेक्शन हुआ? वेंडरवॉल इंटरेक्शन। इसके अलावा देखो, इसके अलावा यहां और देखो, जो COH ग्रुप था और जो NH2 ग्रुप था, प्राइमरी में तो दोनों बिल्कुल ऐसे दूर दूर, सेकेंडरी में दोनों पास पास आए थे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया था। टर्शरी में क्या हो रहा है? टर्शरी में कुछ जगह पे तो ये पास आ रहे हैं, लेकिन हर जगह ये इतने पास नहीं आ रहे, क्योंकि काफी सारी फोल्डिंग्स है। कुछ जगह पे ये ना इतने दूर है ना इतने पास है। तो ना इनमें ऐसा भी नहीं कि कोई बॉन्ड नहीं, ऐसा भी नहीं कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड ही बन गई। इनके बीच में क्या होता है? यहाँ पे पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं। पार्शियल चार्जेस डेवलप होने से हम क्या बोलते हैं? इनमें कैसी इंटरेक्शन होती है? आयोनिक इंटरेक्शन होती है। आयोनिक इंटरेक्शन कैसे होगी? आयोनिक इंटरेक्शन थोड़ा सा देखेंगे। COOH पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और NH2 पे पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल मतलब फुल पॉजिटिव नहीं, आधा अधूरा पॉजिटिव, कुछ कुछ पॉजिटिव। इसकी तरफ कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन का खिंचाव है, इसकी तरफ से कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, इसकी तरफ कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन पास आ रहे हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? मैम। हाँ जी मैम, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में राइट हैंड हेलिक्स क्या होता है? राइट हैंड हेलिक्स क्या होता है? ये होता है, ये देखो, जब प्रोटीन की फोल्डिंग हेलिक्स फॉर्म में हो, और उस हेलिक्स का मुड़ाव कैसे हो? उस हेलिक्स का मुड़ाव ऐसे हो कि वो राइट हैंड फैशन में मुड़ रहा हो, इस तरीके से। राइट की तरफ मुड़ा पहले, फिर राइट की तरफ मुड़ा, मतलब जब जो टर्न ले रहा है वो राइट हैंड की तरफ ले रहा है। फर्स्ट टर्न इसका राइट हैंड की तरफ है, ऐसे। तो ये क्या बोलते हैं? राइट हैंडिंग हेलिक्स के पैटर्न में इसका फोल्डिंग हुआ। जबकि अगर ये शीट की फॉर्म में फोल्ड होएगा तो क्या बोलेंगे? बीटा प्लेटेड शीट। इतनी बात क्लियर हुई आपको? प्राइमरी एग्जाम्पल में हेयर और नेल्स आते हैं। हाँ जी सागर, क्या बोल रहे हैं? फटाफट बोलिए। एग्जाम्पल में हेयर्स और नेल आते हैं।
हाँ जी, हाँ जी, एग्जाम्पल में हेयर्स और नेल आते हैं। हेयर्स और नेल क्यों आते हैं एग्जाम्पल में? हेयर्स और नेल प्रोटीन है। हेयर्स और नेल्स प्रोटीन होते हैं क्या, बताओ? प्रोटीन नहीं होते, ये प्रोटीन के बने होते हैं। कौन सा प्रोटीन? केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर सेकेंडरी है। हमारी बॉडी के अंदर जो ज्यादातर प्रोटीन है उनका स्ट्रक्चर टर्शरी होता है। केराटिन प्रोटीन ऐसा है जिसका स्ट्रक्चर सेकेंडरी होता है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो बहुत कम प्रोटीन मिलते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर प्राइमरी की फॉर्म में मिलने लगे तो सोचो सारा स्पेस ही जो है वो प्रोटीन ले लेगा। ठीक है भाई, टाइम होता जा रहा है। डाउट अब लास्ट में पूछेंगे एक बार, क्योंकि हमें आज और भी टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, पहले आके डाउट ले रहे थे तो 10 मिनट वहां पे थोड़ी सी हमारी कम हो गई। आपकी क्लास एंड हो जाएगी, फिर मैं एक्सटेंड करूंगी तो आप लोगों को बुरा लगेगा, आप छोड़ छोड़ के भागोगे। ठीक है, तो फटाफट जो मैं बता रही हूँ एक बार उसको समझेंगे। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है बेटा? टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। कहने का मतलब क्या है मेरा? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने पता है कि हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, पता है? हॉर्मोन्स होते हैं, पता है? यस एंटीबॉडीज होती हैं, पता है? ये सब क्या है? ये सब के सब प्रोटीन है, और प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर है? ये टर्शरी स्ट्रक्चर। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू करें। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है कि यहाँ पे एक प्रोटीन नहीं है, कई सारे प्रोटीन की यूनिट्स हैं जो मिलके एक प्रोटीन बना रही है। कई सारे प्रोटीन की यूनिट मिलके एक प्रोटीन बना रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सबको पता है हमारी रेड ब्लड सेल में होता है। हीमोग्लोबिन में क्या है? हीमोग्लोबिन के अंदर बेटा 4 प्रोटीन है टोटल, 2 अल्फा और 2 बीटा। 2 अल्फा और 2 बीटा प्रोटीन, ये चारों प्रोटीन मिलके जब एक प्रोटीन बनाए तो ऐसे प्रोटीन को क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन। क्लियर हुई बात? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्लियर हुआ अच्छे से? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्लियर हो गया तो ये टेबल जो है ये आप लोग लर्न करके आएंगे। इसमें कुछ नहीं है, प्रोटीन और प्रोटीन के फंक्शन दे रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि कौन सा प्रोटीन का क्या फंक्शन है। जैसे मैंने बता ही दिया कि एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडीज ये सब प्रोटीन है, आपको इनका फंक्शन पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो इस टेबल को एक बार याद कर लेंगे, वो भी क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखी है, इसलिए एनसीईआरटी की सारी टेबल हमें मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड मतलब क्या होता है? सेकेराइड मतलब क्या होता है बेटा? शुगर लॉन्ग। पॉली मतलब सबको पता है मैनी होता है, तो जो कई शुगर से मिलके बना हो वो क्या? पॉलीसेकेराइड। मेरे को कुछ मोनोसेकेराइड के एग्जांपल बता दो आप लोग, कोई बताना चाहेगा? ग्लूकोज, ग्लूकोज, वेरी नाइस बाबा, मिष्कात, फ्रक्टोज, ठीक है, राइबोज, राइबुलोज, गैलेक्टोज। दरअसल बात क्या है, मोनोसेकेराइड की शुरुआत 3 कार्बन से हो जाती है। 3 कार्बन वाली शुगर को ट्राइओज बोलते हैं। फिर 4 कार्बन की शुगर आई, 4 कार्बन की शुगर को टेट्रोज बोला। फिर 5 कार्बन की शुगर आई, 5 कार्बन की शुगर आप बताओगे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड में मैंने पढ़ा है, वेरी गुड दशरथ लाल, वेरी गुड, राइबोज बोला। ठीक है, और 6 कार्बन की शुगर कौन सी? ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये सारी क्या है? ये 6 कार्बन की शुगर है। ये देखो, ये 6 कार्बन की शुगर है। ठीक है, अच्छा अब ये शुगर नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे तो ऐसी है, नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे तो ऐसी हो गई। नंबर बोल रही हूँ, टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप समझते हो? नहीं समझते तो घबराना मत, जब 12वीं क्लास में होगे और जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए इतना जान लो जितना मैम बता रही हैं। 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होता है C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कीटो, इसको क्या बोलते हैं बेटा? कीटो ग्रुप। एक होता है CHO, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एल्डो ग्रुप। मोनोसेकेराइड यानी कि जो शुगर है ये या तो कीटो ग्रुप से बनी है या तो एल्डो ग्रुप से बनी है। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर एल्डो ग्रुप होता है। जैसे कि गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज के अंदर एल्डो ग्रुप होता है। जैसे कि फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज के अंदर कीटो ग्रुप होता है। जैसे कि राइबोज है, राइबोज के अंदर कीटो ग्रुप होता है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग में पता होना चाहिए कि शुगर को बनाने में 2 ग्रुप यूज हो रहे हैं, कुछ शुगर एल्डो ग्रुप से बनी है, कुछ शुगर कीटो ग्रुप से बनी है। बस इतनी सी थोड़ी सी बात हमें दिमाग में होनी चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि मोनोसेकेराइड कौन होते हैं। दूसरा आता है पॉइंट हमारा किसका? मोनोसेकेराइड के बाद किसका पॉइंट आएगा?
डाइसेक्राइड का, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में कौन सी शुगर होती है बेटा? डाइसेक्राइड में कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज। लिख सकती हूं मैं? कोई बताना चाहेगा लैक्टोज किन दो शुगर से मिलकर बनी हुई है? डाइसेक्राइड जो दो शुगर से बना हो। वेरी गुड, दो शुगर। कौन सी दो शुगर दशरथ लाल? किसी को आइडिया है? नाम में ही नाम है, लैक्टोज बना है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। हाँ जी, अंजलि बता रही थी, यही बता रहे थे बेटा जो मैंने लिखा है। देखो राइम बनती है ना, लैक्टोज ग्लैक्टोज, लैक्टोज ग्लैक्टोज। तो लैक्टोज में एक तो ग्लैक्टोज है, एक ग्लूकोज है, दोनों शुगर से मिलके क्या बना? डाइसेक्राइड। ऐसे हमारे पास माल्टेज भी होता है, ठीक है, जो ग्लूकोज ग्लूकोज से बनता है। तो ये क्या है? डाइसेक्राइड। कई सारे डाइसेक्राइड हमारे पास होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि डाइसेक्राइड में आपको दो शुगर मिलेंगी। डाइसेक्राइड में आपको क्या मिलेगा बेटा? दो शुगर मिलेंगी। उसके बाद अगला होता है ओलिगोसेक्राइड। सुना है नाम? नाम तो सुना ही होगा। बायो में मैं हमेशा जब भी चैप्टर पढ़ाती हूँ आपको मतलब लिखवाती हूँ ना, फिर भी बच्चों ने आज मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने मतलब लिखवाया था हिट्रो माने अलग, हिट्रो माने डिफरेंट, फिर भी बच्चों ने मेरे को हिट्रोपॉलीमर नहीं बताया। मिशकांत बच्चे ने सब बच्चों को बताया, तब बच्चों को याद आया कि अरे भाई ये भी चीज मैम ने बताई थी। मैंने जब आपको डीऑक्सीराइबोज बताया था तभी आपको बता दिया था डी का मतलब रिमूवल होता है। अब आज मैं आपकी डिक्शनरी में एक और शब्द ऐड कर रही हूँ। आप अपनी एक डिक्शनरी क्यों नहीं बना लेते बायो की? ओलिगो माने स्मॉल होता है, छोटा मतलब स्मॉल। स्मॉल क्या है यहाँ पे? ऐसा साइज वाला स्मॉल नहीं, यहाँ पे मतलब है छोटी चेन, शुगर की एक छोटी चेन, लगभग 35 से 40 शुगर की एक चेन। लेकिन अगर शुगर की चेन 100 शुगर की है, 100 या फिर उससे भी ज्यादा, मतलब कि एक बहुत लंबी चेन है, तो फिर उस सेक्राइड को क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड। तो अगर चेन छोटी है तो बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड, चेन बड़ी है तो क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड। डिक्शनरी बना लो अपनी एक बायो की। कितनी बार बता दिया, बायो की एक डिक्शनरी बना लो, और मैं जो वर्ड बताती हूँ ना रोज उन वर्ड्स को डालते जाओ उस डिक्शनरी में, कभी दिक्कत नहीं आएगी बायो समझने में। बताओ इधर जो मैंने बताया, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, समझ में आया? समझ में आ गया? अच्छा ये जो है इसका मतलब मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे बार बार हिट्रोपॉलीसेक्राइड और होमोपॉलीसेक्राइड का मतलब समझाने की जरूरत है, ठीक है। और जिस बच्चे को अभी भी जरूरत है वो बच्चा क्लास की रिकॉर्डिंग सुने जब डल जाएगी तब, और नोट्स तो आपको साथ के साथ ही मैं भेज दूंगी, तो वो नोट्स पढ़े, ठीक है। उस बच्चे को क्लास में आंखें बड़ी करके स्क्रीन पे अटेंटिवली ध्यान देने की जरूरत है, जिसे अभी भी नहीं पता कि होमोपॉलीसेक्राइड क्या होगा और हिट्रो क्या होगा। अब हमें क्या पढ़ना है बेटा? अब हमें क्या पढ़ना है? हमारा पैटर्न कैसा रहा है हमेशा कि मैडम हमेशा पहले अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ाती है, और फिर मैडम ने आज ये बता दिया कि प्रोटीन कैसे बनता है अमीनो एसिड से। जोड़ के दिखाया ना मैंने आपको 2 अमीनो एसिड, झूठ मत बोलना। जोड़े कि नहीं जोड़े आपके आगे? मैम जोड़े। जोड़े, अरे वाह, किस बच्चे ने बोला? अंजलि ने बोला, ठीक है। अभी ऐसे ही मैं आपको क्या दिखाऊंगी? मैं आपको ग्लूकोज दिखाऊंगी, और फिर मैं आपको ग्लूकोज जोड़ के दिखाऊंगी, ठीक है। ग्लूकोज जोड़ के जो पॉलीमर बनेगा, जो पॉलीसेक्राइड बनेगा, वो आपको दिखाऊंगी। तो देखने के लिए तैयार है आप? क्या आप लोगों के अंदर थोड़ा भी एक्साइटमेंट है ग्लूकोज मैम कैसे जोड़ने वाली हैं? कुछ बच्चे ट्यूशन कोचिंग पे पहले थोड़ा बहुत पढ़ के कहीं बैठे हैं कि वो एकदम मैम के साथ जो पढ़ने बैठे हैं वो तो बिल्कुल एक्साइटेड होंगे, और जिनने पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा होगा ना वो ये देखने वाले हैं कि मैम हमें सब कुछ बताने वाली है कि नहीं। मुझे पता है ना, ऐसा होता है ना दिमाग में थोड़ा। जो कहीं ट्यूशन कोचिंग में पढ़ के आया वो सोच रहे हैं कि मैम वही बताएंगे कि कुछ अलग बताएंगे। कुछ बच्चे तो मेरा ही टेस्ट ले रहे होंगे यहाँ पे। ले रहेगा मेरा भी कोई टेस्ट? ले लो बेटा, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर को भी टेस्ट देना होता है यार, टीचर को क्या टेस्ट नहीं देना होता? बताओ ले रहे हो मेरा टेस्ट? कौन कौन ले रहा है यहाँ पे? मैम का टेस्ट कौन कौन ले रहा है यहाँ पे? कोई नहीं, सब बच्चे मैम से पढ़ने के लिए बैठे हैं? यस मैम। ठीक है, ठीक है तिशा जी, सागर जी। अब देखो ग्लूकोज कैसी दिखती है, ग्लूकोज को देखो, ठीक है। ग्लूकोज दिखा रही हूँ आपको, आपके बॉडी के अंदर जो है वो कैसी दिखती है। हाँ जी मिशकांत, अब ध्यान एकदम यहाँ पे आ रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्चुअल है, एक बार में समझ आ जाएगा, ध्यान से देखना। देखो मैंने यहाँ पे कितने कार्बन बनाए बेटा? मैंने यहाँ पे कितने कार्बन बनाए हैं? मैं एक बार यहाँ से ग्लूकोज मिटा रही हूँ क्योंकि मेरे को स्पेस की जरूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ कितने कार्बन बनाए हैं? 1 2 3 5, सही बोला दशरथ लाल, 5 कार्बन बनाए हैं।
अब देखना, ग्लूकोज को मैंने बोला था 6 कार्बन की शुगर होती है, तो मैंने आपके साथ धोखा किया है? नहीं, मैं धोखेबाज बिल्कुल नहीं हूँ। ये देखो, धोखेबाज तो मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ। अब हो गए 6 कार्बन? यस मैम। ठीक है ना, मैंने धोखा नहीं दिया ना आप लोगों को। कोई ऐसा किसी के मन में था कि मैम धोखा देके बीच में भाग जाएंगी? मैं नहीं भागती, आप लोग भाग जाते हो, आप में से कुछ बच्चे भाग जाते हैं मुझे धोखा देके। 6 कार्बन दिखाई दिया आपको? 6 कार्बन है। क्या बनाया बेटा मैंने? ये ग्लूकोज बनाया। अच्छा, अब आपको बता देती हूँ, ग्लूकोज 2 तरीके का होता है, एक होता है अल्फा ग्लूकोज और एक होता है बीटा ग्लूकोज। क्या भला है मैडम अब ये अल्फा बीटा क्या है? हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो याद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपने इसमें अल्फा बीटा और घुसा दिया। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, घबराओ मत बच्चों, बस यहाँ पे देखो एक बार। ग्लूकोज में ये जो डंडे बनाए ना मैंने, ये डंडे से क्यों बनाए? कुछ नहीं, ये कार्बन है ना, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड ग्रुप लग रहे हैं, ऐसे देखो। OH 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 दिखाई दिया आपको? ये मैंने देखो H और OH ग्रुप लगाए हैं इन पे, ये कार्बन पे लग रहे हैं। जैसे जैसे जब मीथेन बनाते हो तो कार्बन पे H नहीं लगा देते, ऐसे 4 डंडे मार के H लगाते ना, ऐसे ही मैंने कार्बन का एक इधर से जोड़ा, एक इधर से जोड़ा, और ये 2 डंडे, 4 वैलेंसी पूरी करनी ना कार्बन की, कुछ भी करके, तो ये पूरी कर दी। समझ में आया? ये मैंने क्या बना दिया? कुछ भला तो नहीं बनाई मैंने ये? समझ पा रहे ना इसको? अजीबोगरीब ऐसा तो नहीं लग रहा मैडम ने क्या ड्रॉ कर दिया? ये समझ पा रहे हो ना? कार्बन उस पे H और OH ग्रुप लगे हैं, H और OH लगे हैं, H और OH लगे हैं। इतना समझ पा रहे हो? अब देखो मैं क्या लाइन लिख रही हूँ। अब मैं बोल रही हूँ कि इस स्ट्रक्चर में जो पहला कार्बन है, सबको दिखाई दे रहा होगा? दिखाई दे रहा है पहला कार्बन? पहले कार्बन पे OH की पोजीशन ऊपर है कि नीचे है? मैम 2 कार्बन में H नीचे क्यों है? क्योंकि भगवान ने ग्लूकोज ऐसा ही बनाया। अगर मेरे हाथ में होता ना तो आप मुझे जैसा बोलते मैं वैसा बना देती। मैंने अपनी मर्जी से नहीं लगाया। क्या हुआ? साइंटिस्ट ने देखा, साइंटिस्ट ने ग्लूकोज लिविंग बॉडी में से निकाला, उसको स्टडी किया तो पाया ऐसे लगे हुए थे, तो उसने ऐसा स्ट्रक्चर बना के पेश कर दिया। मन तो मेरा भी क्या था मैं उसको बोल दूं, ठीक है ना? किसने पूछा था मेरे से? ये जिस बच्चे ने डाउट पूछा था, बेटा मेरा भी मन किया था मैं उसको बोल दूं कि भाई ये तूने HOH से ऊपर नीचे लगाए हैं, अगर मेरा मन करे तो मैं तीसरे कार्बन पे इसको पलट दूं या चौथे कार्बन पे पलट दूं। तो वो बोला नहीं, ऐसा ही दिखता है बॉडी के अंदर ग्लूकोज। बस उसने मेरे को ये बोला कि पहले कार्बन पे आपके पास नहीं लगाया एक भी। हाँ जी मेरा क्या 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 मैम आपने 5th ग्लूकोज पे क्यों नहीं लगाया? अच्छा, अरे बाप रे, यहाँ पे नहीं लगाया तो लगा मान लो H। ठीक है, अब ठीक है बेटा? यस मैम। चलो, उसने बोला कि पहले कार्बन पे अगर ऊपर की तरफ OH लग रहा है तो वो है बीटा ग्लूकोज, नीचे की तरफ OH लग रहा है तो वो है अल्फा ग्लूकोज। अब मेरे को बताओ कि ये जो मैंने 2 ग्लूकोज बनाई है, इसमें ये कौन सी बनाई मैंने? अल्फा ग्लूकोज बनाई। ये कौन सी बनाई बेटा? ये कौन सी? अरे बाप रे, मैंने ये भी अल्फा ही बना दी। रुक जाओ रुक जाओ, ये तो मैडम ने गलती कर दी, इसको ठीक कर दें? हाँ जी बताओ क्या लिखूं यहाँ पे? बीटा ग्लूकोज के लिए यहाँ क्या लिखूं? OH। यहाँ पे लिख दूं, वेरी गुड, और यहाँ H लिख दूं। ये कैसी ग्लूकोज हो गई? ये कैसी? बीटा ग्लूकोज। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमें देखना है कि मैडम अब वो जादू दिखा दो। जादू क्या है? ग्लूकोज को जोड़ के दिखा दो। हमारे अंदर जो ग्लाइकोजन है, हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, हम पढ़ते हैं मैडम ग्लूकोज से बना है, बस हमें वो अपना अंदर वाला जो हमारे अंदर बना हुआ है ना, वो दिखा दो मैडम। तो देखो भगवान ने क्या क्या करामतें कर रखी है शरीर के अंदर। ये देखो ऐसे बनता है पॉलीसेकेराइड। ये एक ग्लूकोज है, ठीक है? मैं सारे H और OH ड्रॉ नहीं करूंगी, अब सारे H और OH ड्रॉ नहीं करूंगी, बस पहले कार्बन का ड्रॉ करूंगी। ये ग्लूकोज है और ये एक और ग्लूकोज बना लेते हैं यहाँ पे। ऐसे ही एक बार अगर मैंने 2 ग्लूकोज जोड़नी सिखा दी तो 1000 ग्लूकोज तो आप अपने आप ही जोड़ लोगे ना। आपको बस मेरे से 2 ग्लूकोज जोड़ना सीखना है कि नहीं? हाँ जी यस मैम। मेरे हाथों से 1000 तो नहीं बनवाओगे ना, फिर तो मेरे हाथ ही दुख जाएंगे, ठीक है? ये देखो मैंने कार्बन 4 और कार्बन 1 ड्रॉ किए हैं, बस ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 4 है। समझ पा रहे हो ना? ये कार्बन 1, ये 4 है और ये 1 है। समझ पा रहे हो? ये मैंने 2 अल्फा ग्लूकोज लिए हैं। अब मेरे को बॉन्डिंग करनी है, सॉरी मेरे को इनको जोड़ना है। जोड़ने की प्रोसेस को हमेशा पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, और बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमेशा पॉलीमराइजेशन डिहाइड्रेशन टाइप का होता है। अब होशियार बच्चे शायद अपने आप समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफी। क्या निकलने वाला है? क्या निकलने वाला है? वाटर। वाटर निकलने वाला है। तो बताओ अब कैसा दिखेगा ये स्ट्रक्चर? थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है?
अगर यहां से मैं वाटर को आउट कर दूंगी तो क्या दिखने वाला है मुझे कैसी स्ट्रक्चर मिलने वाली है? मुझे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मिलने वाली है क्या? बच्चे बस ये बताना कि तुम इस स्ट्रक्चर को समझ पा रहे हो क्या, कि मैंने ये कैसी बना दी, कैसे मैंने इसको बना दिया। यहाँ पे CH2OH लिखना तो जरूरी था। हाँ जी, समझ पा रहे हो इसको कैसे बनाया? यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन था, इधर से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल गया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल गया। फिर इस 1 ऑक्सीजन के थ्रू इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई, इस 1 ऑक्सीजन के थ्रू इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई, और इस बॉन्ड को बोला ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोला? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किसके बीच में बन रहा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? कार्बन 1 ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज एंड कार्बन 4 ऑफ सेकंड ग्लूकोज। समझ पा रहे हो इतना? समझ पा रहे हो क्या बेटा? समझ पा रहे हो ना इतना? कार्बन 1 ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज एंड कार्बन 4 ऑफ सेकंड ग्लूकोज। तो इसको क्या मैं, इस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो बोलेंगे ही, पर इसके अलावा क्या मैं इस बॉन्ड को अल्फा 1,4 लिंकेज बोल सकती हूँ? क्या आपको ये नाम समझ में आ रहा मैंने कैसे दिया? ये अल्फा ग्लूकोज है। क्या आप इस नाम को समझ पा रहे हो मैंने नाम कैसे दिया? अल्फा 1,4 लिंकेज। क्लियर इतना? यस मैम। नो भी बोला किसी बच्चे ने? नो भी बोला क्या? अगर किसी ने नो बोला तो उसके पास एक और मौका है यहाँ पे समझने का। जल्दी से देख लो, मैंने इस कहानी को इतना डिटेल में समझाया क्यों है? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम है। एक टैगलाइन है आप लोगों के लिए, एनसीईआरटी के डायग्राम को देखना नहीं है। तो मैम क्या किसको देखना है फिर? अपनी शक्ल को नहीं, अपनी शक्ल को ज्यादा मत देखो, जैसी है वैसी बढ़िया है। एनसीईआरटी के डायग्राम को देखना नहीं है का मतलब ये कि एनसीईआरटी के डायग्राम को पढ़ना है, देखना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है? कैसे पढ़ते हैं ऐसे देखो, ये शुगर दिख रही है आपको, ये शुगर दिख रही है, ये कार्बन 1 दिख रहा, इस शुगर में ये कार्बन 4 दिख रहा। देखो कार्बन 1 और 4 के बीच में बॉन्डिंग दिख रही है कि दूसरा कलर लूं मैं? दिखाई दे रहा है क्या बच्चों? यस मैम। ठीक है, ऐसे ही ग्लूकोज की लंबी लंबी चेन जुड़ जाती हैं। ग्लूकोज के ऐसे ही एक पॉलीमर का नाम है सेलुलोज। सब बच्चे मेरे को बताएंगे सेलुलोज कहाँ मिलता है, किसके अंदर पढ़ा है आपने सेलुलोज? फटाफट फटाफट। हाँ जी सुशीला जी बेटा, इतनी लेट ज्वाइन किया है कि आपका रीज्वाइन है? सेल वॉल, वेरी गुड मिशकांत शाबाश, बहुत बढ़िया जा रहे हो। प्लांट की सेल वॉल। और बाकी के बच्चों तुम्हें क्या हो गया है? बायो लेके तुम्हें क्या हो गया है? डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना है? सेलुलोज एकदम से बोलना है सबको। मैडम प्लांट की सेल वॉल में मिलता है, कैसी बात कर रहे हो आप? इस तरह के सवाल मत पूछिए, हमारे लिए बहुत आसान है। अब ये एटीट्यूड होना चाहिए। अब एक बच्चा जवाब दे रहा है मेरे को खाली, दशरथ लाल ने दे दिया अब जवाब। और बाकी के बच्चे रिजाई में ले रहे होगा क्लास? वीडियो ऑन करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में सबकी, पहले ही बता रही हूँ। ढंग से बैठे मिलना मेरे को, कोई ऐसा ना मिल जाए रिजाई में लेटा हुआ क्लास ले रहा है, बस फोन ऑन कर रखा है। अगली क्लास में वीडियो ऑन करवाऊंगी। देखो ये ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन थी, ऐसे बनती गई, इससे सेलुलोज बना। लेकिन यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ कुछ अलग दिख रहा है आपको। यहाँ अलग क्या दिख रहा है आपको? यहाँ आपको ब्रांचिंग दिख रही है, कुछ ब्रांच टाइप का दिख रहा है। यहाँ आपको ब्रांचिंग दिखाई दे रही है। ये देखो, ये एक ग्लूकोज है, ये एक ग्लूकोज है, ये इसका कार्बन 1, ये इसका 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। हुआ क्या इसका? हाँ जी मेधा। अल्फा अल्फा की बॉन्डिंग हो गई या फिर अल्फा बीटा की भी हो सकती है? अल्फा बीटा की भी हो सकती है, अल्फा बीटा की भी हो सकती है। सुक्रोज में होती है, सुक्रोज में होती है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है बेटा। किन 2 शुगर से मिलके बना है? अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज। बताओ क्लियर है? हाँ जी, ये ऊपर नीचे हो सकता है बीटा ग्लूकोज। मेरे को थोड़ा रिकॉल नहीं हो रहा, लेकिन ये बात श्योर है कि यहाँ पे एक बीटा शुगर यूज हुई है, सुक्रोज, जो कि एक डाइसैकेराइड है। तो बिल्कुल बीटा शुगर के साथ बॉन्डिंग हो सकती है बेटा, बिल्कुल बीटा शुगर के साथ भी बॉन्डिंग, अल्फा और बीटा की बॉन्डिंग भी हो सकती है। ठीक है, आ जाओ वापस बैक टू द पॉइंट कि ये क्या है? ब्रांचिंग दिखाई दे रही है आपको। यहाँ क्या हुआ? छठे कार्बन के साथ एक और ग्लूकोज जुड़ गया। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं हो गया कि ग्लूकोज जुड़ते जा रहे थे, और हुआ क्या? अचानक से एक ग्लूकोज के 6th कार्बन पे एक और ग्लूकोज जुड़ गया, और फिर ग्लूकोज जुड़ते चले गए। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे नहीं दिखे आपको? ब्रांच नहीं हो गई इसमें? ये तने दिख रहे हैं, ब्रांचिंग हो गई ना। कौन से कार्बन से हुई? इसका कार्बन 6 और इसका कौन सा कार्बन बताओ? इसका कौन सा कार्बन? जल्दी बता दो। फर्स्ट। तो ब्रांचिंग किस किस कार्बन के बीच में हुई? कार्बन 6 और कार्बन 1 के बीच में हुई।
यस मैम। यस अब देख लो क्वेश्चन, देखो नीट में कैसे आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट प्रेजेंट, इसका आंसर मेरे को सबसे चाहिए। इज नॉट प्रेजेंट इन ग्लाइकोजन। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, तब उसके बाद मैं सबसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस आंसर को। ये बता देती हूँ आपको कि जैसे सेलुलोज जो है वो अनब्रांच्ड होता है ना, स्टार्च और ग्लाइकोजन ब्रांच्ड होते हैं। अब मेरे को आंसर सबसे चाहिए, मैंने बता दिया आपको। अब आंसर मेरे को एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका मेरे को आंसर जो ना दे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन ग्लाइकोजन, पोल ले लूं कि आप लोग चैटिंग में लिख के बता दोगे मुझे। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है अल्फा 1,4 लिंकेज, ऑप्शन बी है अल्फा 1,6 लिंकेज, ऑप्शन सी है अल्फा बीटा 1,4 लिंकेज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। फटाफट इसका आंसर सब बच्चे लिख के या बोल के, जैसी जिसकी इच्छा। और कुछ बच्चे भाग गए हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इतने भगोड़े क्यों हो रहे हो। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, नहीं समझ में आएगा बायोमोलिक्यूल का चैप्टर। ठीक है, जवाब आने शुरू हो गए हैं, जवाब आने तन्नू ने दे दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी नाइस। सुशीला बी बोल रही हैं। सुशीला बेटा एक बार आप फिर से चेक करो, बी वाले एक बार फिर से। बाकियों का जवाब नहीं आया मेरे पास। हाँ जी, आर्यन सागर का आ गया है। दशरथ लाल, दशरथ लाल आप रह गए बेटा। जवाब ईशा का सी, दशरथ लाल जी बी। अरे बेटा एक बार दोबारा देखो, जो बच्चे बी दे रहे हैं एक बार अपना जवाब दोबारा देखो। कौन सा बॉन्ड ग्लाइकोजन में नहीं है, मतलब कि ये ग्लाइकोजन होता है, एक स्ट्रेट चेन है फिर एक ऐसे चेन है। स्ट्रेट चेन में कौन सा बॉन्ड बताया मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, 1,4 होता है और ब्रांचिंग छठे और पहले कार्बन के बीच में हो रही थी। मैम सॉरी नोट नहीं पढ़ा। हाँ जी सुशीला कह रही है, अब तो पढ़ लिया ना। यही गलती होगी नीट में, नोट ही नहीं पढ़ोगे तुम। सारी मेहनत करके जाओगे, बस तुम नोट नहीं पढ़ोगे। देखना यही होता है, सच में बता रही हूँ यही होता है, क्योंकि वहां प्रेशर ज्यादा होता है ना, वहां नोट नहीं पढ़ा जाता बस। और वो लोग इसलिए नोट लगा के देते हैं, फिर बाद में ना एग्जाम बनाने वाले पे गुस्सा आता है कि यार तू नोट मत लगाता, वहां नोट पे ध्यान नहीं जाता। अच्छा ये एक छोटा सा पॉइंट है, आपने पढ़ा होगा बचपन में कि जो स्टार्च वाला टेस्ट होता है, स्टार्च वाला जो टेस्ट होता है उसमें क्या है, जिस टिश्यू में स्टार्च होता है, जब आयोडीन वाला टेस्ट हम करते हैं तो पर्पल वॉयलेट कलर का वो हो जाता है। पढ़ा है ऐसा कुछ? तो थम्स अप करके बताना फटाफट मेरे को। पढ़ा है ना, पढ़ा है ना। और ऐसा क्यों होता है वो यहाँ पे देखो, आज उसकी आप हिस्ट्री को जान लो डीप डाउन। स्टार्च की स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग के कारण इसमें से पॉकेट्स बनती हैं। इस पॉकेट में वो आयोडीन भर जाता है, जिसके कारण वो पर्पल ब्लू कलर का दिखता है। सेलुलोज पे आप आयोडीन टेस्ट करोगे ना, तो सेलुलोज पे आयोडीन टेस्ट पर्पल ब्लू कुछ कलर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि सेलुलोज एक सीधी चेन है ग्लूकोज की, उसमें कोई पॉकेट नहीं होती जो उस कलर को होल्ड कर सके। ठीक है, क्लियर हुई? एक छोटी सी बात, फैक्ट टू रिमेंबर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन आज आपकी क्लास में बाकी के सभी बैचों में मैंने न्यूक्लियोसाइड का हाफ पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग 5 मिनट रुकने को तैयार हो तो यहाँ भी कंप्लीट कर दें हाफ पोर्शन, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। भागना नहीं है, देखो भागना नहीं है, रुक लेंगे ना 5 मिनट रुक लेंगे सब बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आप लोग भी दूसरे बैच के एकदम बराबर में चलोगे। अच्छा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड चीख चीख के कह रहा है यार मेरे को पढ़ लो। पता है क्यों क्यों ये बेचारा ऐसे खुश हो रहा है एकदम, आपको कह रहे हैं मेरे को पढ़ लो? क्योंकि आप लोगों को कितना टाइम आपने न्यूक्लियोटाइड में लगाया। मैंने कहा कि बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो न्यूक्लिक एसिड कह रहा है यार तुमने मेरे मोती को पढ़ लिया, अब मेरी माला को तो पढ़ लो, इस माला को तो तुम पढ़ लो, मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे तो पढ़ लो। तो आपको क्या कहना है कि रुक जा भाई रुक जा, तेरे को पढ़ेंगे लेकिन तेरे को डिटेल में, हमें पता है, हमें पता है कि हमारे मम्मी पापा से तू हम में आया है, हमारी आंखों का रंग, हमारी बॉडी का शेप, हमारे कैरेक्टर बिहेवियर कहीं ना कहीं तेरे से जुड़े हैं। न्यूक्लिक एसिड को बोल रहा है आपको, हमें पता है। हम पढ़ेंगे तेरे को, हम पढ़ेंगे कब? क्लास 12th में जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना, तब हम पढ़ेंगे कि तू कैसे हमारे मम्मी पापा से हम में आया, तूने कैसे हमारा रूप रंग बनाया। तो फिर न्यूक्लिक एसिड निराश हो जाएगा अगर तुम उसे बोलोगे कि हम तेरे को पूरा क्लास 12th में पढ़ेंगे। इसलिए वो निराश ना हो, इसलिए उसका कुछ हिस्सा क्लास 11th में रख दिया। क्या? उसकी स्ट्रक्चर। तो यहाँ क्या पढ़नी है आपको न्यूक्लिक एसिड की मेरे बच्चों? ठीक, आपको पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड दिखता कैसा है। आ जाओ यहाँ पे,
स्ट्रक्चर पढ़नी है। जाएगा नहीं एक भी बच्चा। जब क्लास एक्सटेंड करते हैं तो मैडम की एक्स्ट्रा एनर्जी लग गई, आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम लग गया, अब बच्चे चले गए तो कट्टा हो जाऊंगी मैं उन बच्चों से हमेशा के लिए। देखते हैं कौन बच्चा चाहता है कि मैम हमारी दोस्त ना बने, पता लग जाएगा आज, यही अभी खुलासा हो जाएगा। देखो ये थी माला, बता दो यार, अब मेरे को मत बुलवाओ, किसकी बनी हुई है ये माला? ये कौन है? ग्लूकोज। हाँ, न्यूक्लियोटाइड। ग्लूकोज कौन बोला? किसने हार्ट फेल कर दिया था मेरा? ये माला कौन सी है? माला कितने तरह के होते हैं न्यूक्लिक एसिड? क्या डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी होता है? आरएनए डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड दोनों होते हैं? यस मैम। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। मेरा हार्ट फेल मत करा करो यार, ऐसी बातें मत बोला करो। न्यूक्लिक एसिड जब माला है तो मोती न्यूक्लियोटाइड होगा ना यार, ग्लूकोज क्यों बोल रहे हो? माला तो प्रोटीन भी है, मैं पूरा चैप्टर बोल रही हूँ माला है, प्रोटीन भी माला है, पॉलीसेकेराइड भी माला, सॉरी पॉलीसेकेराइड भी माला है, न्यूक्लिक एसिड भी माला है। तो जब न्यूक्लिक एसिड वाली माला बोल रही हूँ तो न्यूक्लियोटाइड बोलो ना मोती के नाम पे। कौन था ग्लूकोज बोल गया जो? नाम नहीं पकड़ पाई मैं उस बच्चे का। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में क्या हो रहा होगा? एक चेन या एक स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए का दूसरे स्ट्रैंड से जुड़ रहा होगा, कुछ ऐसे जुड़ रहा होगा। बताइए 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 बताइए, जल्दी ही बताइए, जुड़ रहा होगा। ठीक है, आज हमें ये जो डॉट डॉट बनाए है ना, इनको पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में ये सफेद पट्टी दिख रही है, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इन डॉट डॉट को। चलो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं पढ़ना। ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, दिखाई दे रहे हैं? दे, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। इस स्ट्रैंड में यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड लग रहा है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड लग रहा है, और इस स्ट्रैंड में यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड लग रहा है। अब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे होंगे। इस न्यूक्लियोटाइड का जो नाइट्रोजनस बेस है, इस न्यूक्लियोटाइड का जो नाइट्रोजनस बेस है, पिछली क्लास में पढ़ाया था नाइट्रोजनस बेस, बताया था बच्चों? हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना बोलो। मैं तुम्हारे थम्स अप नहीं देख रही हूँ, अगर तुम कर रहे हो तो हाँ ना बोलो, इस टाइम तुम्हारे माइक ऑन है। ठीक है, पढ़ाया था। कितने टाइप के थे नाइट्रोजनस बेस? वेरी गुड, 5। नहीं, डिवीजन, प्यूरिन और प्रीमिडिन वाला 2। ठीक है, प्यूरिन में कौन कौन था बेटा? वेरी गुड सागर, मिश्कांत, अंजलि। और प्रीमिडिन में? साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। वेरी गुड, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, ये हमने पढ़े थे। अब देखो, ये स्ट्रैंड था, ये स्ट्रैंड था, यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड लगा है, इस न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनस बेस, और इस वाले स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड लग रहा है उसका एक नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ते हैं। ऐसे दोनों स्ट्रैंड के बीच में बॉन्डिंग होती है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि प्यूरिन क्या है? प्यूरिन एक रिंग का बना है कि 2 रिंग का? हाँ जी, 2 रिंग का बना है प्यूरिन। प्यूरिन 2 रिंग का बना है और प्रीमिडिन 1 रिंग का बना है। ठीक है, दोनों प्रीमिडिन दोनों प्यूरिन 2 रिंग से बने हैं, तीनों प्रीमिडिन 1 रिंग के बने हैं। अब देखो, ये नाइट्रोजनस बेस और ये नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ रहे हैं अगर 2 स्ट्रैंड के। मान लो ये नाइट्रोजनस बेस, इस न्यूक्लियोटाइड पे जो ये नाइट्रोजनस बेस लग रहा है, मान लो ये प्यूरिन है, और मान लो इस स्ट्रैंड पे जो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे, इस न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, उसमें एक नाइट्रोजनस बेस ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये जो नाइट्रोजनस बेस है मान लो ये भी एक प्यूरिन है, तो यहाँ से भी एक प्यूरिन निकल रहा है, यहाँ से भी एक प्यूरिन निकल रहा है, और दोनों के बीच में बॉन्ड बन गई। ऐसे ही फिर सेकंड नंबर पे यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड है, इसमें एक नाइट्रोजनस बेस है, वो है प्रीमिडिन, और यहाँ पे दूसरे स्ट्रैंड में भी एक न्यूक्लियोटाइड है, इधर भी एक नाइट्रोजनस बेस निकल रहा है, वो भी है मान लो प्रीमिडिन। तो प्रीमिडिन प्रीमिडिन जुड़ गए, प्यूरिन प्यूरिन जुड़ गए। अगर प्रीमिडिन प्रीमिडिन जुड़ गए और प्यूरिन प्यूरिन जुड़ गए तो डीएनए कुछ ऐसा नहीं दिखेगा। जहां प्रीमिडिन और प्रीमिडिन जुड़ रहे होंगे वहां से तो डीएनए भीड़ा दिखेगा। समझ में आ रहा है क्यों भीड़ा दिखेगा? क्योंकि एक ही रिंग है इधर, तो एक रिंग इधर और एक रिंग इधर जुड़ गई आपस में। और यहाँ क्या है, एक रिंग, 2 रिंग इधर है और 2 ही रिंग इधर है। ठीक है, तो 2 रिंग जब जुड़ रही हैं तो डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा, और एक एक रिंग जुड़ रही है तो डिस्टेंस थोड़ा कम। समझ पा रहे हैं? इतना समझ पा रहे हो? फटाफट बता दो, इतना समझ पा रहे हो तो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट।
बहुत इंपॉर्टेंट टैगलाइन आने वाली है आप लोगों की, इतना समझ में पा रहे हो। अब सबको पता है कि हमारे डीएनए और आरएनए ऐसे चौड़े भीड़े नहीं होते, ऐसे चौड़े भीड़े नहीं होते, उनका साइज क्या होता है, बराबर होता है, उनका साइज क्या होता है, पैरेलल होता है, चौड़े भीड़े नहीं होते, ठीक है। दैट मीन्स, ये आ गई टैगलाइन, दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए, उसमें कभी भी प्यूरिन और प्यूरिन के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी, ऐसे ही उसमें कभी भी प्रीमिडीन और प्रीमिडीन के बीच में भी बॉन्डिंग नहीं होगी। तो फिर इसका वाइसा वर्सा क्या होगा कि हमेशा प्यूरिन किसके साथ जुड़ेगा, प्रीमिडीन के साथ, और प्रीमिडीन किसके साथ जुड़ेगा, प्यूरिन। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। यहाँ तक की बात समझ आ गई। तो बस एक बात और कि कौन सा प्यूरिन कौन से प्रीमिडिन के साथ जुड़ता है, ए जो है वो जुड़ता है, एक दो बच्चे छोड़ के लुप्त हो गए। हाँ जी मेधा, हाँ जी, जी क्या बोलना है बोलिए, फटाफट बोलिए। ए जुड़ता है टी के साथ, सी जुड़ता है जी के साथ डीएनए में, ए जुड़ता है यू के साथ, सी जुड़ता है जी के साथ आरएनए में। आपको पता है ए प्यूरिन है, टी प्रीमिडिन है, तो देखो प्यूरिन और प्रीमिडिन जुड़ गए ना, तो डीएनए और आरएनए में हमेशा प्यूरिन और प्रीमिडिन जुड़ते हैं, प्यूरिन और प्यूरिन नहीं जुड़ते। आज इतनी बात कर ली, अगली क्लास में जो हमारी बात होगी ना वो क्या होने वाली है, ये जो सफेद पट्टी मैंने आपको दिखाई थी, एक मिनट, मेधा और बाबा मिशकात कुछ कह रहे हैं आपकी, मैं बस मेरे को 5 सेकंड दे दो, बस खत्म होगी ये क्लास, 5 सेकंड दे दो। ये बेटा आपके बहुत ही धन्यवाद है 5 सेकंड देने का। अगली क्लास में सफेद पट्टी हम पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़ चुके हैं प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं, पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। अब हमें ये भी तो पढ़ना है कि दो न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं तो उनके बीच में फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो अगली हमारी क्लास में क्या टॉपिक रहेगा, शुरुआत कहाँ से होगी, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से होगी। लो जी, हमारी क्लास हो गई खत्म। अब बोल लीजिए मेधा, मुस्कान, जिसको जो बोलना है बता दीजिए, आपको हम छोड़ रहे हैं। आपके समय के लिए बेहद धन्यवाद। क्लास समझ में आई है, मजा आया है तो एक बार थम्स अप करके मैडम को बता दो। ठीक है, थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो एक बार, मुझे पता लग जाए कितने बच्चे यहाँ पे हैं, सुन रहे हैं, चेत में हैं। मुस्कान जी समझ में आ गया ना अच्छे से? ठीक है, अंजलि, तिशा, हाँ जी, सुशीला, ओके, मेरी नानी का नाम भी सुशीला, पता है? ठीक है, चलो प्लीज एक्सप्लेन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अगेन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बेटा क्या है? ओके, थैंक यू सो मच मेधा, सागर एंड मुकेश कुमार, दशरथ। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर एक ही प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी एक ही प्रोटीन, वो फोल्ड हो गया। टर्शियरी स्ट्रक्चर एक प्रोटीन और हो गया। एक मिनट मिशकात, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है कि एक प्रोटीन नहीं है बेटा, वहां पे 2-4 प्रोटीन है, कई सारे प्रोटीन है, ठीक है? ओके 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 ओके, आपका क्या नाम है फिर? कई सारे वहां पे प्रोटीन है, वो प्रोटीन मिलके एक प्रोटीन बना रहे हैं, तब उसे क्वाटरनरी बोला। तो देयर आर मल्टीपल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है नंदनी? हाँ जी, समझ में आ गया? किसने पूछा था क्वाटरनरी? ओके तनु, हाँ जी आप बोलो, मुस्कान बोलो। मैम लेफ्ट कर दें क्लास, कॉल करना है पापा को। क्या बेटा? मैम लेफ्ट कर दें क्लास? हाँ हाँ कर लो, बाय बाय मैम। चैप्टर की पीपीटी नहीं मिलेगी। थैंक यू मैम, बाय मैम। ओके बाय। मैं भी क्लास एंड कर रही हूँ बस। बेटा आपको नोट्स में आपको पिछली बार भेजे थे कि नहीं भेजे थे, बताओ? नोट्स भेज दिए थे ना? प्रैक्टिस भेज दिए थे। हाँ जी, ऐसे ही इस बार भी नोट्स आपके पास भेज दूंगी, ठीक है मैम? पेपर प्रैक्टिस पेपर नहीं मिलेंगे? प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे, वो आपकी